नमस्कार, वीडियो की संख्या में देखते हैं 2023 की एक एग्ज़ाम जो पूछा गया था यूपीपीएससी स्टाफ नर्स एग्ज़ाम पेपर हेल्ड ऑन 19 दिसंबर 2023 यानी 19 दिसंबर 2023 को ये पूछा गया था। आज परीक्षा आयोजित की गई थी यूपीएससी स्टाफ नर्स एग्ज़ाम पेपर। इसमें हम देखेंगे, इसमें जो पूछा गया जनरल स्टडी या जीके संबंधित प्रश्न और हिंदी के प्रश्न उसको हम देखेंगे। इसके अलावा जो इसमें हम देखेंगे वो 2024 में 3 परीक्षाएं आयोजित की गई थी महत्वपूर्ण रूप से, उसके पेपर में जो पूछे गए प्रश्न हैं उसको हम देखेंगे। और यह अंक जो उपयोगी होगा आगामी 22 दिसंबर 2024 को आयोजित होने वाली अपर पीटी एग्जाम 2024 के लिए, साथ ही आर री एग्जाम 2023 के लिए भी, जो कि 2025 में आयोजित की जाने की प्रबल संभावना है। फर्स्ट 1-2 महीने के बाद यानी कुंभ के बाद भी ज़्यादा संभावना है, कुंभ के बाद ही आयोजित की जा सकती है। तो इन दोनों के लिए यह अंक अति महत्वपूर्ण या उपयोगी साबित होगा। तो इसमें सबसे पहले जो हम इसी को देखेंगे यानी यूपीपीएससी स्टाफ नर्स एग्जाम पेपर जो कि 19 सितंबर 2023 को आयोजित किया गया था। इसके बाद जो है हम चर्चा जो करेंगे वह 2024 की जो प्रथम परीक्षा की गई थी एपीएस यानी यूपीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली अपर जो यानी अपर निजी सचिव जो यानी एपीएस जो भर्ती थे वह उसके पेपर जो था, यानी यह देखें तो जनवरी 2024 में आयोजित की गई थी। तो इसके बारे में हम चर्चा देखेंगे। नियर अबाउट 9 जनवरी 2024 इसी के इर्द गिर्द आयोजित की गई थी। तो इसके पेपर को भी हम यहाँ पर जो इसमें जो सामान्य ज्ञान है और सामान्य हिंदी है इस पर चर्चा करेंगे। कंप्यूटर संबंधी ज्ञान पर इसमें चर्चा नहीं करेंगे, हालांकि ज़्यादा इसमें विस्तृत है कंप्यूटर। तो नॉर्मल जानकारी हम देखेंगे, इसमें कॉमन नॉलेज और सामान्य हिंदी की चर्चा एपीएस भर्ती पर भी हम करेंगे। यानी एपीएस भर्ती 2023 का जो पीटी एग्जाम था जो पूछा गया था जिसमें प्रश्न इन टाइपों से, उसको हम इसमें समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद 2024 में जो पूछी गई एक और या आयोजित की गई थी एक और महत्वपूर्ण परीक्षा, वैसे तो सारी परीक्षाएं जो मेन थी वो स्थगित कर दी गई थी। यानी इसमें देखें तो 11 फरवरी 2024 को जो आयोजित की गई थी वह देखें तो आर जो एग्जाम आयोजित किया गया था वह पेपर लीक होने के कारण इसको स्थगित कर दिया गया। और स्थगित होने के कारण ये सारी परीक्षाएं जो आगामी थी वो स्थगित हो गई। तो इसमें जो महत्वपूर्ण रूप से 4 या 5 परीक्षाएं, इसके पेपर को भी ऐड इसमें करेंगे। 11 फरवरी 2024 को आयोजित की गई थी एग्जाम आर का, उस पेपर को इसमें ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखें तो यह पेपर जो है सामान्य अध्ययन कृषि के अंतर्गत जो सामान्य अध्ययन के जो पेपर इसमें 1 से 40 तक है प्रश्न है उसको भी इस अंक में यानी लेक्चर में कवर किया जाएगा। इसके अलावा देखें तो एक और महत्वपूर्ण एग्जाम कराया गया था यस जो था आपका, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और आयुर्वेद संबंधित एग्जाम था, उसमें ये प्रश्न पूछे गए थे। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे 1 से 30 प्रश्न और सामान्य हिंदी के प्रश्न। और इसके अलावा देखें तो जो आपका आर जो एग्जाम था यानी यूपीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली आर जो एग्जाम जो था 11 फरवरी 2024 को आयोजित किया गया था, उस पर भी जो उसके जीएस के पेपर थे और हिंदी के थे उसका हम चर्चा करेंगे। चलिए इसके पहले अंक में जो शुरू करते हैं वो यूपीपीएससी स्टाफ नर्स एग्जाम पेपर हेल्ड ऑन 19 दिसंबर 2023 से शुरू करते हैं। और इसका जो पहला प्रश्न यहाँ पर हम देख सकते हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। जल्दी से हम इसको देखते हैं, इसकी व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो हैं वह PYQ बेस्ड है, यानी जो आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्न है, यानी यूपीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्न है। और ये अति संभावना बनती है इसमें से आने की, हालांकि इसकी गारंटी नहीं होती, लेकिन यह एक जो है ट्रेंड है, पैटर्न है आयोग का जो इस दौरान पूछा जा रहा है, उसके आधार पर तैयारी को एक बेसिक जो है या आधार दे करके उसको हम और मजबूत कर सकते हैं। तो इसमें देखें पहला जो प्रश्न है, किस राज्य में सर्वप्रथम अंत्योदय योजना प्रारंभ की गई थी? इसका आंसर देखें तो राजस्थान है, इसका सही आंसर सी है। कैंडेला किसकी एसआई इकाई है? इंटरनेशनल सिस्टम की इकाई है, यानी एक सीजीएस सिस्टम होता है, एक जो होता है एसआई सिस्टम होता है। एसआई जो कैंडेला है वो ज्योति तीव्रता की है, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, ताकि विस्तृत वीडियो हो जाएगी। तो अगला देखते हैं, तो इसमें यह जस्तान सीसा के लिए प्रसिद्ध ब्रोकन हिल कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। यहाँ पर इसको भी देखते चलेंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में प्रिंटेड यहाँ पर है। इसके बाद देखें, यानी इसमें जस्तान सीसा के लिए ब्रोकन हिल को याद रखना है। ब्रोकन हिल कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में है। ब्राजील मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफी का उत्पादन यहीं पर होता है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, तो तालीकोट के युद्ध किस समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो यह था डी जो था सदाशिव राय था। तालीकोट का युद्ध हुआ था उसमें विजयनगर साम्राज्य का शासक यही था। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ज़्यादा पूछा जाता है प्रश्न, और इस पर जो है अक्सर पूछ दिया जाता है कि इस थीम क्या थी, तो सभी चीज़ें ध्यान रखना है इसमें। तो हुकर एवं थॉमसन नेशन 1867 में भारत को कितने वनस्पति क्षेत्र में वर्गीकृत किया था? तो 8, इनको याद रखना है। इसके बाद देखें तो इसमें यह आपका है सामरिक रूप से अवस्थित जिब्राल्टर जल डमरू मध्य, सामरिक रूप से जो अवस्थित है जिब्राल्टर जल डमरू मध्य मिलता है, तो यह अंत महासागर तथा भूमध्य सागर को जोड़ता है, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। नेक्स्ट इसमें देखें तो यह है वायुमंडल का क्षेत्र जो जमीन के नजदीक है कहलाता है क्षोभ मंडल कहलाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ये चौधरी चरण सिंह जी की जयंती जो है 23 दिसंबर को मनाई जाती है, तो इसी दिन जो है राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। और इसके बाद देखें तो नेक्स्ट है यहाँ पर आर्य समाज का संस्थापक कौन था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। इसके बाद देखें तो यह है कि अगस्त 2023 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क यानी CBIC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो संजय कुमार अग्रवाल को, ध्यान रखना, अगस्त 2023 की घटना है।
इसके बाद देखें रेडियोधर्मी क्षय होता है। रेडियोधर्मी क्षय होता है अस्थायी अणुओं का विकिरण के उत्सर्जन के द्वारा स्वतः स्फूर्त क्षय यह है, यह याद रखना है इसको। इसके बाद देखें तो यह है नेक्स्ट, इसमें भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो वर्गीस कुरियन द्वारा किया गया था। यानी श्वेत क्रांति के जनक हैं वर्गीस कुरियन जी हैं, ये भी ध्यान रखना है इसमें। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे इसमें है निम्न में से कौन सी महाजनपद राजधानी सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें अंग जो है ये सही सुमेलित नहीं है। सूरसेन मथुरा सही है, दक्षिण पंचाल कांपिल सही, और वत्स जो है विराट ये सही है। इसमें देखें जो अंग महाजनपद है इसकी जो सही राजधानी है यहाँ पर देख लें तो ये चंपा, इसकी जो सही राजधानी है वो है चंपा थी। इसके बारे में थोड़ा देखें, वैशाली और जो अंग है ये दोनों ही आधुनिक बिहार में है, तो अंग के बारे में थोड़ा देख लें। तो अंग जो देखें तो उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर जिले में अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। इसकी राजधानी चंपा थी, यहाँ की राजधानी चंपा थी। वैशाली जो राजधानी है यह, वैशाली जो राजधानी देखें तो यह वज्जी जनपद की थी। जो वज्जी जनपद थी उसकी राजधानी वैशाली, विदेह या मिथिला थी। और ये जो था आधुनिक देखें आधुनिक बिहार में थी मुजफ्फरपुर दरभंगा के आसपास का क्षेत्र जो था ये वज्जी के अंतर्गत था। और ये सी इसमें सही है, दक्षिण पंचांग सही है, मत्स्य का विराटनगर सही। इसमें यूपीएससी के लिए थोड़ा सा ऐड कर लें, हालांकि हम किसी प्रश्न में ऐड नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ ऐड कर लें। तो जो 8 यानी 16 महाजनपद हैं, 16 महाजनपद हैं जो कि देखें इसकी जो वर्णन मिलता है बौद्ध ग्रंथ अगंतु निकाय में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है अगंतु निकाय से। और इसके बाद देखें तो 16 जनपदों में से 8 जो हैं वो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। इन 8 को नाम देखें तो कुरु जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, पंचाल जिसकी राजधानी देखें 2 राजधानियाँ थी, एक उत्तरी पंचाल की अहिच्छत्र और दक्षिणी पंचाल कांपिल्य। इसके बाद काशी देखें तो जिसकी राजधानी वाराणसी थी। इसके बाद देखें कौशल जिसकी राजधानी साकेत तथा श्रावस्ती थी। इसके बाद सूरसेन जो थी, सूरसेन देखें जिसकी राजधानी मथुरा थी। इसके बाद देखें चेदी महाजनपद था और इसमें देखें तो इसकी राजधानी सोमतीवती या सुक्तिमती महाभारत के हिसाब से। इसके बाद वत्स महाजनपद था जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। इसके बाद मल्ल था जिसकी राजधानी विराटनगर थी। हालांकि इस पर हम चर्चा करेंगे तो ज़्यादा विस्तार हो जाएगा, इसको आगे प्रश्न चलते हैं। आगे 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 19 नंबर प्रश्न आपका यह है, यह करा निम्न कौन सा कथन उत्तर प्रदेश में पंचायती राज के संदर्भ में सही है। यूपी में पंचायत राज अधिनियम 1947 अस्तित्व में आया, सही है। यूपी में क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम 1961 में पारित हुआ है, दोनों सही है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। तो 20वां प्रश्न, ओजोन गैस की परत हमारी रक्षा करती है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से। ओजोन देखें तो ये ऑक्सीजन के 3 अणु जो होते हैं ओजोन का सूत्र होता है। और ध्यान रखना है कि ओजोन जो परत होती है समताप मंडल में पाई जाती है, अर्थात स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। हमने इसी प्रश्न देखा था कि जो वायुमंडल की सबसे निचली परत थी, ऊपर ही हमने प्रश्न देखा था क्षोभ मंडल थी, दूसरी परत जो होती है वो समताप मंडल होती है स्ट्रेटोस्फीयर, इसी में ओजोन परत पाई जाती है। और ओजोन जो गैस है या परत है ये सूर्य की पराबैंगनी किरणों से अल्ट्रावायलेट रे से हमारी रक्षा करती है। 21 नंबर देखें तो 21 नंबर है रैमजेट के विषय इन कथनों का ध्यान दें। रैमजेट वायु श्वास जेट इंजन का एक प्रकार है। वायु श्वास जेट इंजन का एक प्रकार है, सही है। गति बढ़ने पर रैमजेट की क्षमता घट जाती है, यानी ये भी सही है, दोनों सही है इसमें। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें देखें तो यह मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में देखें तो यह जो यूपीपीएससी द्वारा आयोजित अपर पीटी एग्जाम 2024 है, यानी जो अपर पीटी एग्जाम होता है उसमें जीएस फर्स्ट के अंतर्गत देखें, जीएस फर्स्ट जो होता है आपका वह सामान्य अध्ययन जीएस फर्स्ट है। और जीएस सेकेंड जो होता है ये दोनों 2-2 घंटे के हैं और दोनों ही देखें से मार्क 200 मार्क्स हैं। इसमें प्रश्न संख्या 150 होती है, इसमें प्रश्न संख्या 100 होती है। और एक प्रश्न 4/3 मार्क्स का होता है और इसमें एक प्रश्न 2 मार्क्स का होता है। तो इसमें देखें तो हालांकि मैथमेटिक्स नहीं होती है, हालांकि इसके सिलेबस में देखें जो जीएस फर्स्ट होता है उसके सिलेबस में टॉपिक जो कवर की जाती है 8 टॉपिक होती हैं। और जबकि जो सीसाइट जो सेकंड के नाम से उसमें जो मैथमेटिक्स हिंदी वगैरह पूछी जाती है, तो ये देखें वहाँ पर उपयोगी होगा। साथ ही आर एग्जाम में जो आपका जीएस फर्स्ट जिसमें 140 प्रश्न हैं जीएस के हैं, उसमें भी जो है इंक्लूडिंग होता है मैथमेटिक्स से कुछ टॉपिक, 4-5 या 10 प्रश्न होते हैं मिनिमम मैथमेटिक्स के रूप में, तो वहाँ पर ये उपयोगी होगा। साथ ही जो 17वें बीपीएससी उसमें भी मैथमेटिक्स के जीएस, वहाँ तो जीएस एक ही पेपर होता है, तो वहाँ पर वो इंक्लूड होता है मैथमेटिक्स या जो लॉजिकल रीजनिंग इत्यादि होते हैं, तो वहाँ पर ये उपयोगी होता है। यहाँ पर थोड़ा सा इसको जानकारी के रूप में देख लेते हैं, इसकी थोड़ी व्याख्या भी कर लेते हैं। देखें तो यहाँ पर जो यह बनाया गया है इसमें देखें तो एक त्रिभुज है, त्रिभुज में यहाँ पर जो है यह दिखाया गया है कि यह भुजाएं समानांतर हैं। यानी यहाँ पर देखें यह मध्य बिंदु से यदि कोई त्रिभुज है, त्रिभुज में कोई मध्य बिंदु को मिलाया जाए, यानी भुजाओं के जो शेष भाग हैं उसके मध्य बिंदु को इस प्रकार से मिला दिया जाए जो काटती है, तो ये तीसरी भुजा जो होती है उससे समानांतर हो जाती है। और ये समांतर चौधरी में यह होता है कि समरूप त्रिभुज का एक काम करेगा। समरूप त्रिभुज में यह इसके गुण होते हैं, यानी समरूप त्रिभुज का यह एक प्रॉपर्टीज यहाँ पर देखते हैं। समरूप त्रिभुज के प्रॉपर्टीज के अंतर्गत यह बनता है कि यह BC यानी BC बाई DE बराबर यह होल इसका भुजा यानी AB बटे इसका भी यह AD, ये कर देंगे। तो हमको निकालना है BC ही निकालना था, तो K/D कितना है 4 है, बराबर हो जाएगा। AB कितना हो जाएगा 3 6 हो जाएगा और AD इसमें कितना है 3 है, इसको काट देंगे 2 हो जाएगा और मल्टीप्लिकेशन क्रॉस कर देंगे तो K बराबर 8 है, इसका आंसर सही 8 है। ये समरूप त्रिभुज के जो गुण है उसके अंतर्गत ये आसानी से इसको प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद 23वीं जो है मैथमेटिक्स से संबंधित प्रश्न है, ये भी बहुत ही आसान है, इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। तो इसका एक कॉमन जो सूत्र होता है M1 D1 H1 बटे W1 बराबर होता है M2 D2 H2 बाई W2। इसमें W1 और W2 वर्क हैं और M क्या है इसमें M1 M2 इसमें क्या है मैन है और D इसमें क्या है डेज है और H1 क्या है आवर है। तो यहाँ पर सेट कर लेते हैं इसको, देखें यानी M1 आपका 30 है, 30 व्यक्ति 8 घंटे आवर हो गया
और 10 दिनों में, यानी जो इसमें डेज 10 है बराबर वर्क सेम है। ध्यान रखना इसमें W1 W2 में डिवाइडेड नहीं है कि 1/3 2/3 भाग आधा भाग किया, ये इसमें नहीं शामिल है। 2 दिन जो भी काम है सेम है, इसलिए इक्वल हो जाएगा, यानी इसको एक हम चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखें दूसरे पार्ट में क्या 40 व्यक्ति हैं और इसमें 6 दिन कार्य करें। इसमें आवर पूछ रहा है, H2 हमको निकालना है, इसमें बटे 1 कर देंगे। यानी इसमें देखें तो यह H2 बराबर जो हो जाएगा, इधर का सारे मल्टीप्लिकेशन 30 × 8 × 10 और इधर का डिवाइड हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 40 × 6। इसको काटना चाहें तो यहाँ से काट देते हैं, ये हो जाएगा 5 × 30 और 5 × 8 = 40, 8 से 8 कट जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो बचा वो 10 घंटे इसका सही हुआ, 10 ही बच गया। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 24 नंबर प्रश्न यह है, सूची फर्स्ट सूची सेकंड समिति के तहत दिए गए कुछ सही उत्तर चुनिए। यानी इसमें जो है ये सूची दिया गया है, सूची को यहाँ मिलाना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, पहला उत्कर्ष 2.0 है ए, यह 3 से सही है। अपनी भुगतान प्रणालियों की निगरानी के लिए RBI का ढांचा जो है यह उत्कर्ष 2.0 है। RBI का ढांचा याद रखना है इसको है, यानी 20 का आंसर से, इसलिए इसको मैच करा रहे हैं। और एबासिन देखें, एबासिन जो है दूसरे से, यानी AI निर्मित एंटीबायोटिक्स है एबासिन। इसके बाद देखें तो यह आपका जो है मोचा देखें तो ये बंगाल खाड़ी में आय चक्रवात है, यानी मोचा को इससे, और उससे जो बच रहा है मियावाकी और डी अपने आप सही हो जाएगा। डी यानी वृक्षारोपण तकनीकी, एक वृक्षारोपण तकनीकी है, तो इसका सही हुआ। आगे देखते हैं नेक्स्ट इसमें। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखें। तो निजीकरण वह प्रक्रिया है जो किसी राष्ट्र को आर्थिक क्रियाओं में सरकारी प्रभुत्व की ओर ले जाती है, यह कथन किसका है? यह जीवन मुखोपाध्याय जी का यह कथन है। इसके बाद देखें इन्होंने कौन सा सही सुमेलित है, तो इसमें कौन सा सुमेलित पूछ रहा है। सुमेलित देखें तो यहाँ पर देखें इसका आंसर जो आयोग के हिसाब से है वह, यानी इसमें दोनों सही है। यानी महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के बारे में विशिष्ट प्रावधान अनुच्छेद 371 में है। 370 देखें तो जम्मू कश्मीर के लिए था, जिसको 2019 में जो है उसको हटा दिया गया, 370 अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया, जिससे जम्मू कश्मीर को स्वायत्ता यानी विशिष्ट राज्य का दर्जा दिया गया था। तो उसके बाद वाला अनुच्छेद 371 देखें तो महाराष्ट्र गुजरात संबंधित है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना राज्यों के बारे में विशिष्ट प्रावधान जो है अनुच्छेद 371D में है। देखिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो बने थे वो 2 जून 2014 को ये राज्य दोनों अस्तित्व में आए थे, और जबकि जो जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था वो 31 अक्टूबर 2019 में उनको बांटा गया था, ये याद रखना है। अब वर्तमान देखें भारत में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए तो ज़्यादा विस्तार हो जाएगा, व्याख्या नहीं किसी चीज़ की करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर देखें तो ये आपका 26 नंबर यानी दोनों कथन स्टेटमेंट सही है। 27 नंबर को देख लेते हैं। तो अभी देखा हमने कि जो 18वां G20 का आयोजन भारत की मेजबानी किया गया था, तो वहाँ पर देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है। G20 की एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप, ये जो ACWG की तीसरी अंतिम बैठक 9 से 11 अगस्त 2023 तक कहाँ संपन्न? कोलकाता में। जो भारत ने मेजबानी किया था 2023 में, वो जो G20 का मेजबान रहा था भारत, और जिसका 1 साल के लिए उसको अध्यक्षता मिली थी भारत को, और जो भारत में आयोजित किया गया था 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजन किया गया था G20 का 18वां शिखर सम्मेलन। और जो 19वां जो किया गया था अभी हाल ही में देखें नवंबर 2024 में, तो वह जो है ब्राजील में आयोजित किया गया था। तो यह याद रखना है थोड़ा सा। और इसमें देखें तो 28 नंबर जो है ये भी जो आप देखें तो यह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री संबंधी प्रश्न है। हालांकि इसको करेंगे तो थोड़ा क्या ज़्यादा डिटेल हो जाएगा। ये 2 बिंदु इनसे मिलाने वाली रेखा है, और यह रेखा जो है P बिंदु पर काटती है, और वह जो अनुपात है जो P बिंदु है वो 1 में, और P रेखा इस पर थी तो K का मान निकालना है। इसको ज्योमेट्रिकल डायरेक्शन निकालेंगे तो बहुत आसानी से आ जाएगा, 2/3 है, इसका आंसर सही होगा। इसके बाद आगे देख लेते हैं इसमें, यानी 29 और 30 जो प्रश्न है इसमें देखें तो दी यूनाइटेड नेशन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर सी है, सर सैयद अहमद खान जी ने की थी। चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च किया गया था? ये भारत का सफलतम जो है चंद्रयान मिशन 3 रहा। अभी देखें तो भारत ने जो है देखें 18 सितंबर को जो है 18 सितंबर को भारत ने जो केंद्रीय कैबिनेट जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में जो कैबिनेट के हिसाब से फैसला लिया था, उसमें चंद्रयान 4 को मंजूरी दी गई थी। हालांकि उस दिन कई योजनाओं को मंजूरी दी गई थी, उसमें चंद्रयान 4 भी शामिल था। इसके अलावा VOM यानी वीनस ऑर्बिटल मिशन यानी शुक्रयान को भी मंजूरी दी गई थी। हालांकि वहाँ इसकी चर्चा नहीं करें, करंट अफेयर्स में विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। तो चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च कब किया गया था? तो 14 जुलाई 2023 को। और यह सॉफ्ट लैंडिंग जो किया था चंद्रमा की जो है अंधेरे वाले भाग में जो है वह 23 अगस्त 2024 को सॉफ्ट लैंडिंग भारत ने कराया था। भारत का मिशन सक्सेस रहा। चंद्रयान फर्स्ट को थोड़ा ऐड कर लें तो 2008 में किया गया था, यह भारत का सफल रहा। और चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च किया गया था। हालांकि हार्ड लैंडिंग हो गई थी, यह पूर्ण रूप से सफल नहीं था, फिर भी आंशिक रूप से सफल रहा 2000 में। और देखें चंद्रयान 3 है, और चंद्रयान 4 जो है आगे के प्रोजेक्ट में लॉन्च किया जाएगा। अब इसमें हिंदी के जो प्रश्न हैं 20 उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। हालांकि इसमें जो है सीसेट के रूप में ये उपयोग में आएगा, और आरओ यारो जो है उसमें दूसरा पेपर जो होता है, हालांकि उसको ऐड कर दिया आरओ यारो को दोनों पेपर को। हालांकि जो समिति बनाई गई सिफारिश करने के लिए 2 दिन से हिसाब से उसने ऐड किया था, हो सकता है संशोधन करके पूर्व की भांति वो पहले जैसा हो जाए। तो हिंदी देखें तो यह सीसेट में यानी अपर पीटी एग्जाम के GS सेकंड में है, और आरओ यारो में भी हिंदी है। तो ये हिंदी को भी हम जल्द से देख लेते हैं। इसमें किस तरह से 20 प्रश्न इसके अंदर से जल्द देख लेते हैं। नीचे देखिए विशेषण, नीचे दिए गए विशेषण के बारे में 2 अभिकथन है। अभिकथन आधारित कूट में से सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन देखें तो विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, सही है। दूसरा देखें तो विशेषण परिणाम बोधक नहीं होता है, ये गलत है। परिणाम बोधक भी विशेषण होता है, इसलिए जो है केवल 20 का यानी 1 सही है। दूसरा 32 नंबर प्रश्न चलते हैं। तो 32 नंबर प्रश्न यह सूची फर्स्ट को सूची में सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें देखें तो चौथा इसका कूट सही है, जल्दी से हम इसको देख लेते हैं। तो इंद्र जो है यानी पर्याय बता रहा है, तो 1 का 3 इंद्र का पर्यायवाची महेंद्र, और B का 1 है कमल का पर्यायवाची देखें तो वह इंदिवर है, और C का 4 है गंगा का पर्यायवाची
तो ये पतगा है और जो स्त्री का है वनिता है। ये बहुत ही आसान है, इसको देख सकते हैं। साधारण प्रश्न इसमें रहा। 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं तो इसमें यह है सूची फर्स्ट सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए कोड का प्रयोग कर संयुक्त का चयन कीजिए। यहाँ शब्द है और विलोम है, इसका बी आंसर सही है, यानी 1 का 4 है। प्रवृत्ति का निमित्र है और बी का 1 है, यानी निरामिष का सामिस है। और सी का 3 है, यानी वो अपने ही ध्वंस का निर्माण है। नूतन का देखें तो ये पुरातन है, यानी डी का 2 है। नेक्स्ट 34 नंबर प्रश्न देखें तो ये भी आपको मैच कराने के लिए इसमें दिया है। तो देखें इसमें यह है, यानी एक शब्द अनेक शब्द का एक शब्द बताना है, इसमें बी है, यानी जो तीनों कालों को देखता है, यानी त्रिकालदर्शी है। इसके बाद देखें जो भविष्य की बातें बोलता है, भविष्यवक्ता है। जो वर्णन के बाहर हो उसको देखें तो वर्णनातीत है, तो जो बहुत ज़्यादा बोलता है वो अचाल है, यानी डी का 1 है और सी का वर्णनातीत है। आगे देखते हैं तो ये इनमें से विलोम शब्द युग्म सही नहीं है, अक्सर ऐसा कुछ देता है। तो इसमें जो ए वाला नहीं है, अंतर्मुखी सर्वमुखी है। अंतर्मुखी जो था बहिर्मुखी होता है, सर्वमुखी, तो दोनों पर्यायवाची हो जाएंगे और ये सब सही है। निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्दों के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये अली, भ्रमर, मधुकर, भौरा का है, ये सब गलत इसमें है। इसके बाद देखें, यानी कोई ना कोई उसने प्रिंट करके दिया है, उसको व्याख्या नहीं कर रहे हैं। इसके बाद सूची फर्स्ट सुनिश्चित करना है। और इसमें देखें तो सूची फर्स्ट, सूची सेकंड है तो कान है, तब बहुत हिसाब से 1 का 4 है। कृष्ण इसका जो तत्सम है। और बी देखें तो बी का जो है 3 है, घर का गृह है। और इसके बाद सी का 2 है, आदि का आज है और 8 का अष्ट है। इसके बाद देखें 38 नंबर जो प्रश्न आपका ये बनता है, 38 नंबर प्रश्न इसमें देखें तो ये आपका विशेषण और विशेष्य बताना है। तो इसमें देखें यह है आपका, हालांकि ये देखें तो सीसेट में हिंदी के रूप में विशेषण विशेष नहीं पूछा जाता, लेकिन ये आर के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। विशेषण के विशेष प्रश्न पूछा जाता है, तो वहाँ इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो देखें विशैला यह सांप है और कटीला देखें तो यह रास्ता होता है। और देखें दयालु जो है ये पुरुष है, चमकीला जो है पत्थर है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें गुरु के समीप या साथ रहने वाले विद्यार्थी के लिए वाक्यांश एक शब्द अंत्यवासी है। जो शब्द संस्कृत से विकृत होकर आए उन्हें तद्भव कहा जाता है। संस्कृत वाला जो शब्द है तत्सम है। इसके बाद 41 नंबर, इनमें से देखें इनमें से परंपरागत शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? जो किसी विषय का पूर्ण विद्वान हो। परंपरागत जो किसी विषय का पूर्ण विद्वान हो उसके लिए प्रयुक्त होता है। सॉरी, परंपरागत नहीं, पारंगत है। पारंगत ये लिखा गया, पारंगत जो किसी विषय का पूर्ण विद्वान हो सो पारंगत, यानी फला चीज़ पारंगत है, इस चीज़ का पारंगत है। तो पारंगत में किसी विषय का पूर्ण ज्ञान रखने वाला। अगला देख लेते हैं जल्दी से। तो इनमें से पुष्प धनवा किसका पर्यायवाची है? तो कामदेव का है। निम्नलिखित में से मानवी का विलोमार्थी है अमानवीय। कोई आदमी आ रहा, इस वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है? सार्वनामिक है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है? तो यह पुस्तक उठाइए, ये शुद्ध है, बकिया ये अशुद्ध है। इसके बाद देखें इनमें से तत्सम शब्द है, तो शिक्षा इसमें तत्सम है, बकिया तद्भव है। 47 नंबर देखते हैं। तो 47 नंबर में आपका सूची है, इसको सूची में फर्स्ट करना, इसमें तद्भव तत्सम दिए गए। इसमें सही देखें 1 का 2 है, यानी पुष्प का फूल है। और बी का 3 है, यानी आम्र का आम है। और सी का 4 है, अग्नि का आग है और हस्त का हाथ है। 48 नंबर देखें, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। ये पुरस्कार जो लिखा है अशुद्ध है, क्या इसकी तीनों सही है। 49 और 50 वाक्य देख लेते हैं। तो इसमें यह आपका है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द के विलोम हेतु सही विकल्प चुनकर लिखिए। साईं बाबा अपने भक्तों के लिए दाता हैं, उनके द्वार पर आया याचक कभी खाली होकर नहीं जाता। याचक इसमें सही है। निम्नलिखित में से सही वर्तनी का शब्द चुनिए। तो उज्ज्वल सही, अक्सर यह अपर पीटी एग्जाम में पूछ देता है इसी साइड में, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये 50 प्रश्न 30 इसमें से देखें तो जीएस के और 20 प्रश्न हिंदी के रहे। और नेक्स्ट पार्ट में जो हम चर्चा करेंगे उस पर हमने बता दिया है आपको कि एपीएस जो 2024 में पूछे गए सारे प्रश्न हैं, 2019 का रहा, 19 दिसंबर 2023 का प्रश्न रहा। और 2024 में जितने पूछे गए हैं, एपीएस है, आरओ है, कृषि जो है कृषि संबंधित था, आयुर्वेद संबंधित जो भी प्रश्न उसमें जीएस और हिंदी के हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है उसको यानी वीडियो अपलोड करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।